हेलो दोस्तों। आज मैं हाज़िर हूँ एक इंटरव्यू के साथ। और आज मैं बाहर बैठा हूँ। मुझे पता नहीं है आपको वीडियो किस तरह की आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है, रोशनी सही है नहीं है। बहरहाल एक ट्राई कर लेते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ हमज़ा याकूब साहब, जो मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल है, जिस पे किताबों के आसान उर्दू में ख़ुलासे पेश किए जाते हैं। हमज़ा याकूब साहब शायर हैं, ऑथर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी की डिग्री उन्होंने बुदापेस्ट हंगरी से की है और एमए उर्दू किया है। और रफ़ी अमल इनकी किताब है। थंबनेल पे आप सारी इनकी डिटेल्स जो है मैंने दे दी है, वो आप देख सकते हैं। और इस चैनल के मालिक हैं। तो क्योंकि शायर हैं तो पहले तो इनकी शायरी पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत। आईने का राज आईने से पूछ, क्या मिलेगा रेत के ज़र्रात से। करता रहता हूँ बड़ी औरत से इश्क, खेलता रहता हूँ मैं ख़तरात से। मेरी जानिब इस तरह मत देखिए, वक्त निकला जा रहा है हाथ से। एक दिन खुद बरतरफ हो जाएगा आदमी अपनी ही इजादात से। चोट पड़ने पर खुला हमजा मियाँ, दिल बना था खाक से या धात से। तो ऑन स्टेज कर रहा हूँ मैं हमजा याकूब साहब को। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक और हूँ। आप कैसे हैं मुनव्वर भाई? खैरियत से हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने मसरूफ़ वक़्त में से टाइम दिया। और ये अशार मैंने पढ़े पढ़े हैं। और मुझे अपना भी कुछ याद आ रहा है कि जब कोई हादसा हुआ था हसीन, तो मुझसे शायरी होती गई। और फिर एक होता है इंसान को कि भाई मैं खुद हैरान होता था कि यार ये मैंने लिखा है। किसी दोस्त को दिखाया तो उसने कहा नहीं, ये आपने चोरी किया है। तो वही मैं आपसे पूछूँगा कि क्या ये आपने लिखा है? और इसमें ये जो तीसरी अ, दूसरे शेर का पहला वो है, तो वो क्या सच है या फिर क्या है? जी, ज़ाहिर है मतलब शायरी जो है वो एक खुदा-दाद सलाहियत होती है। जब आदमी क्रिएट कर रहा होता है तो शायद वो अपने उस सेल्फ से अलग होता है जो आम तौर पे पब्लिक में मौजूद होता है या जिसे लोग जानते होते हैं। क्रिएशन के अमल में मुझे लगता है कि आदमी अपने उस वजूद से ऊपर उठ चुका होता है। तो इसलिए बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि पता नहीं ये मैंने लिखा है या किसी और ने लिखा है। और ये बहुत सारे राइटर्स इस तजुर्बे से गुज़रे हैं। बाकी आपने बात की बड़ी औरत से इश्क वाली, तो ज़ाहिर है ज़िंदगी है, उसमें मुख्तलिफ तजुर्बात होते हैं और ज़ाहिर है ये भी उनमें से एक तजुर्बा है। और ज़ाहिर है वो तजुर्बे फिर शायरी का हिस्सा बनते रहते हैं और उनमें दर आते हैं। चलें, वो तो मैं मज़ाक कर रहा था। अच्छा, ये पीछे आप देख रहे होंगे बंगलोज़ वग़ैरह नज़र आ रहे होंगे आपको। जी, जी। तो उनमें से एक मेरा है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। और अभी मैं ओडी से आया हूँ जहाँ पे। जी। तो ये मैं मज़ाक कर रहा हूँ, मेरी साइकिल जहाँ पे खड़ी है, मैं गरीब आदमी हूँ। कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं है, इधर फ्लैट्स हैं, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो माली हालत जो है ना, कितने लोगों के शौक होते हैं शायरी करने के, गाना गाने के, एक्टिंग के, क्या कुछ उनकी आर्टिस्ट, उनकी सलाहियतें पाकिस्तान के जो कितने लोग हैं, वो कितना कर पाते हैं। माली हालत उनकी इजाज़त नहीं देती, वो किनके टैलेंट ज़ाया हो जाते हैं। तो इस बारे में आप बताइएगा अपने माली हालात। और फिर आपको ये जो शायरी है इस तरफ आप आए। और बाहर भी आपने कहा कि मैंने बहुत सारे ममालिक घूमे, आपके ये जो आया था लाइव फर्स्ट। तो जी, जी। कैसे कैसे आपको इजाज़त मिली उसकी, और आपने ये रास्ता चुना? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शायर को या आर्टिस्ट को ना अपने आर्ट आर्ट को कमाई का बुनियादी ज़रिया बनाना भी नहीं चाहिए। जब आप अपनी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात को आर्ट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपका आर्ट कमर्शियलाइज़ हो जाता है, चाहते ना चाहते हुए। यानी अगर आप नाकाम हो जाते हैं, तो आप कहते हैं शायरी ने मुझे कुछ नहीं दिया। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपका आर्ट बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मतलब आप वो चीज़ लिखेंगे जो मासेस को पसंद आए, जो यानी जिससे कोई पैदावार पैदा हो सके, यानी ब्रांड्स उसे कोट कर सकें या मतलब आपको रियासत उसे सपोर्ट कर सके। यानी आपको किसी ख़ास गिरोह से जुड़ना पड़ता है और आपकी अपनी जो एक आर्टिस्टिक फ्लो होता है वो मुतासिर हो जाता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यानी माली हालात में मुझे यानी शुरू से इस चीज़ का आप कह लें कि एहसास था या शौक था कि चीज़ें जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस
मुझे हमेशा अपील करती थी। तो जब मैं बुदापेस्ट भी आया तो मेरा सारा जो भी मतलब फाइनेंस था वो हंगेरियन गवर्नमेंट मुझे स्पॉन्सर कर रही थी। मेरी ट्यूशन फ़ी भी उनके ज़िम्मे थी, मेरी अकोमोडेशन भी, मुझे स्टाइपेंड भी मिल रहा था। तो ऐसा सच मसला नहीं था। बाकी मुझे मुख्तलिफ उलूम पढ़ने सीखने का शौक है, तो मैं यहाँ पे एज़ एन आईटी इंजीनियर काम करता रहा, ऑन साइट नेटवर्क इंजीनियर। तो यानी अब मुझे कभी मसला नहीं रहा फाइनेंस का, सच ज़ाहिर है उसी से ही ये जो दूसरे कंट्रीज़ के ट्रिप थे ये स्पॉन्सर होते रहे। तो मुझे ये लगता है कि शायरी या शायर या जो भी आप अगर आप आर्टिस्ट भी हैं, फाइनेंस और आर्ट को ये 2 अलग चीज़ें होनी चाहिए। सब्ज़ी की दुकान लगा लें आप, लेकिन मतलब है कि आर्ट पे बिल्कुल इस तरह रिलाय ना करें, इससे बंदा डिसअपॉइंट होता है और कुछ भी नहीं होता। एक क्रिएटिवली डिसअपॉइंट हो जाएँगे, आपका आपका मयार कम हो जाएगा अगर आप बज़ाहिर कामयाब हुए। नहीं तो दूसरी सूरत में आप आर्ट के बारे में आप रिग्रेट का शिकार हो जाएँगे कुछ अरसे बाद कि आर्ट ने मुझे क्या दिया। ज़ाहिर है हम जिस समाज में रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन करता है और आपको जज ही इसी बेस पे करता है कि आप यानी आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितनी कंज़म्पशन कर रहे हैं। तो कंज़्यूमरिज़्म का दौर है, तो ज़ाहिर है फिर आर्टिस्ट के लिए एक मसला पैदा हो जाता है। जी, मैं इसमें ये भी कह रहा था कि बहुत से नौजवानों को, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिल पाता उनके माली हालात वगैरह की वजह से। अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जी, जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब माली हालात इजाज़त नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे मेरी फ़ैमिली में कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैं पहला मतलब एक चाइल्ड हूँ जो यूनिवर्सिटी गया, फर्स्ट जनरेशन। तो मुझे लगता है कि आदमी अपना रास्ता बना लेता है अगर उसमें विल पावर है तो। हालात इजाज़त नहीं देते, ज़ाहिर है जितने भी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन आज के दौर में मतलब यूट्यूब है, ठीक है? अब स्कॉलरशिप पे मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली, यूट्यूब है, गूगल है। इसी तरह जब वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया तो मैंने किसी एजेंट की मदद नहीं ली, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, मैंने खुद अप्लाई किए ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जो जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो उसके पास सिर्फ गाइडेंस नहीं होती। तो अगर उसे सही गाइड कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है आज के दौर में ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। हुँ। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया भी मौजूद है, ठीक है? अब आप खुद देखें, ये चैनल मैंने शौक के लिए बनाया, मैं अभी वीडियोज़ बना रहा था, ऑडियोज़ थी पहले, कुछ दोस्तों को भेजी, हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, कासिम याकूब हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ और दोस्त हैं, लेक्चरर्स हैं। तो बस उनकी सहूलत के लिए फिर मैंने इसे यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया कि एक ही जगह से दोस्त देख लेंगे। तो अब देखें कि उस पे आज 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ऊपर उसके मंथली इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो ये मतलब अगर आदमी और सही अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया के दौर में पज़ीराई मिल जाती है, जी, आप जी। अपनी ऑडियंस भी ढूँढ लेते हैं। आपके इन्हीं किताबों के शौक की वजह से और पाकिस्तान में जो इसका रुझान बढ़ रहा है, इस पे भी एक सवाल है आगे जाके। जी। लेकिन एक और सवाल है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो उनका ख्वाब होता है बाहर जाना, यूरोप जाना। और जी, जी। बाहर जो भी हमारा प्रोपेगेंडा है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे ज़हन में कुछ बातें थी जब मैं फर्स्ट टाइम आयरलैंड के लिए मेरा वीज़ा, पहले तो मेरे 2-3 पासपोर्ट जो है इसी तरह एक्सपायर हो गए। वालिद साहब ने नहीं इजाज़त दी जाने की। शादी हुई, बच्चे हुए, जी, जी। उसके बाद कहा कि भई आप जा सकते हो, और चाइना का मेरा स्कॉलरशिप लगा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भई आप जाना चाह रहे हो तो यूरोप जाओ, वहाँ पे क्या आपकी होगी। तो इम्प्रेशन मेरा यूरोप का एक ये जो बताया जाता है कि भई वहाँ पे बेहयाई है, फ़हाशी है, लेकिन किताबें शुरू से पढ़ी थी तो इतना हमारे ज़हन में नहीं था कि ये जो कहते हैं वैसा होगा भी सही। लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रेशन तो था कि हाँ, ऐसा होता है। जब मैं पहली बार आयरलैंड आया तो मैं हैरान हो गया, कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ये जो लोग कहते हैं कि भई फ़हाशी है, ये है, वो है। और मैं लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान में मेरे घर पे तबलीगी नहीं आए, वहाँ पे मेरे घर पे हमारे घर पे तबलीगी आए, हम पाकिस्तानी रहते थे साथ। और हैरान सुनिए कि हमारे पाकिस्तानियों का दोगलापन है या क्या है, वैसे वो हर वक़्त इस्लाम, इस्लाम की बातें करते, और जब वो तबलीगी आते घर पे, तो वो छुप जाते हैं अपने-अपने रूम्स में ना, छुप जाते। तो मैं उनको बुलाता अंदर, एंटरटेन करता, चाय पिलाता, फिर वो कहते भई ये दुनिया कुछ भी नहीं है, आप जो है ना मस्जिद आ जाएँ और ज वहाँ पे। मैंने कहा भई मैं रहता ही वहाँ मस्जिद में हूँ, पहले मैं मतलब वहाँ पे रहता था। तो रहता था वहाँ पे, तो मैं रोज़ाना जाता, वैसे भी मैं जाता रहता हूँ। और वो किसी अफ़गानी ने मतलब समझे कि किराए पे भी दिए हुए हैं, मस्जिद के रूम्स भी जो है उसने किराए पे दिए हुए हैं। वो मुझे तो उसकी बातें वैसे एहसान फ़रामोशी वाली भी लगी, कि उनको गवर्नमेंट ने इतना घर दिया, ये दिया, और फिर भी वो कह रहे थे कि भई इन्होंने अगर कुछ किया है तो ये इनका मतलब है। मैंने कहा यार, यही मतलब आपके इस्लामी मुल्कों का नहीं होता है। तो बहरहाल
और ये इम्प्रेशन था। दूसरा ये इम्प्रेशन था कि भई बाहर मुल्क जो यूरोप या वेस्ट है ना, ये अगर वहाँ को कोई जाए तो उसको साइकोलॉजिकली जो है वो एनालाइज़ करते हैं और उसको उसके मुताबिक सब्जेक्ट्स देते हैं पढ़ने के लिए और फिर वो आगे जाके उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये भी टोटली मेरा गलत निकला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत अरसे जब मैं फ्रांस आया, अब फ्रांस का मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ था, फ्रेंच फिलोसोफर्स पढ़े हुए थे, वोल्टेयर, रूसो ये वो। तो मैंने कहा यार वहाँ पे जाके ना मैं अगर बात करूँगा किसी से रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, किसी के फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल के बारे में, तो वो मुझसे जो है ना बड़े मज़े आएँगे, गुफ्तगू होगी। लेकिन यहाँ से किसी पे बात करो तो वो ज़ाहिर है एक ख़ास तबका होता है कोई। तो कॉमन मैन, आम इंसान जो भी फ्रेंच है, वो जानते ही नहीं भई आप किसकी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किस माहौल में बात कर रहे हो। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा जब आप बाहर आए? पहले आपका क्या प्रिपरेशन था? और फिर वहाँ पे आपने क्या जाके देखा? क्या जो गलतफ़हमियाँ हमारे नौजवानों के ज़हनों में भरी जाती हैं, वो है, अब भी हैं, दूर हुई हैं? तो आपका कैसा तजुर्बा रहा बाहर का? जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजुर्बात शेयर किए। ज़ाहिर-सी बात है, मिसकंसेप्शंस जो हर बंदे के ज़हन में होती हैं, ठीक है। पहली बात ये कि जैसे आपने बेहयाई वाली बात की, देखें जो यानी हया का कंसेप्ट है, ये कल्चरली डिफरेंट होता है ना। मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में शायद इसका ताल्लुक कपड़ों से जोड़ा जाता है या लिबास से जोड़ा जाता है। तो यूरोप में भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ यानी आप कह लें क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। मतलब मिसाल के तौर पे फ़िनलैंड में जो जब आप किसी यानी थर्मल बाथ में जाएँ या किसी स्विमिंग वाली जगह पे जाएँ, न्यूडिटी को उनके कल्चर में बुरा नहीं समझा जाता। तो जो एक हया का कंसेप्ट है वो कल्चरली डिफरेंट होता जाता है कंट्री टू कंट्री। दूसरी बात ये है कि जो मिसकंसेप्शंस कुछ ये थी कि ज़ाहिर है यानी रिलीजियस जैसे दूसरी पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज़ हैं या हिंदूज़ हैं, ज़ाहिर है वो हमने उन्हें उनसे ना हमारा इंटरेक्शन होता है, हमने उनके बारे में बातें पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, निसाबों में लोगों से। लेकिन ज़ाहिर है जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो भी हमारी तरह कॉमन मैन हैं, उनके भी वही मसाइल हैं जो हमारे हैं। उन्होंने भी यानी तालीम हासिल करनी है, नौकरी ढूँढनी है, शादी करनी है, सारे काम ज़ाहिर है उनके भी वही मसाइल हैं जो हमारे हैं। तो एहसास होता है कि वो हमसे डिफरेंट नहीं है। बाकी जहाँ तक तीसरा सवाल जो आपका था वो अगर आप अपना दोबारा दोहरा दें। ये 2 मिसकंसेप्शंस तो मैंने हाँ, आपने बात की थी तालीमी हवाले से कि हुँ, सब्जेक्ट जो है वो उस हवाले से दिए जाते हैं, आदमी की साइकी को एनालाइज़ करके ऐसा नहीं होता हुँ, यानी आने से पहले आप अपनी मर्ज़ी का कोर्स चुनते हैं और उसके लिए भी एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है स्क्रूटनी का। आपका रिटन टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है कमेटी के आगे, आपका सारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आपको उस फ़ील्ड के बारे में कितना नॉलेज है और उसके बाद कहीं जाके एडमिशन मिलता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जाएँ और फिर आप अपनी फ़ील्ड स्विच करते फिरें इतनी आसानी से हुँ। या वो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हों, ऐसी कोई बात इससे नहीं होती। जी, इसका मैं भी अपनी एक थोड़ा-सा गम बता दूँ कि जब मैं बाहर जाना चाह रहा था, मुझे तो जी, जी। मेरे वालिद ने इंजीनियरिंग में घुसा दिया था। तो मैं जी, बाहर जी, जाना चाह जी। रहा था तो मेरा शौक क्योंकि किताबें पढ़ता था, शौक मेरा था सोशल साइंसेज़, ह्यूमैनिटीज़ में जाने का। लेकिन अच्छा। वहाँ पे ज़ाहिर है रेलेवेंट बैकग्राउंड हो, आपको आइल्ट्स ये वो तो वैसे भी करना होता है इंग्लिश में। प्रपोज़ल जी। भी जो है आप एक इंजीनियरिंग वाला हो, मैनेजमेंट वाला हो, तो वो सब मेहनत जो है मुझे यहाँ पे भी आके समझें आयरलैंड में मुझे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करना मैं जी। ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, लेकिन फिर भी जिसमें भी दाखिला मेरा हुआ मुझे आखिर तक करना पड़ा। दूसरा अख़लाक के जी, हवाले जी। से मैंने ये देखा कि यहाँ पे कितना बेहतरीन मतलब ऊँच-नीच का कोई कोई फ़र्क ही नहीं दिखता आपको। इसी तरह झूठ ना बोलना, मिलावट ना करना, धोखा ना देना, सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको इंसानियत है। तो ये जो हमारे यहाँ ये था अच्छा मैं फर्स्ट टाइम ये भी कहूँगा कि मैं जब वो मस्जिद में उन्होंने बुलाया मुझे सबको बुलाया जी। था, मैं भी गया था। तो उन्होंने इज्तिमा का किया था। अब पाकिस्तान में मैंने अपने खुद टीचर को तारिक जमील या इनके इज्तिमा में जाते हुए देखा। खुद कहीं नहीं गया था और मैं यूरोप जाके, आयरलैंड जाके एक इज्तिमा में गया हूँ भाई 3 दिन वो जो है 2 रातें वहाँ पे रहा हूँ मैं। बाद में तो चलें ये आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की ज़हनी डेवलपमेंट होती है तो वो इस जज़्बातियत, इस जाहिलियत से निकल जाता है। लेकिन यहाँ तक था कि अब इक्वालिटी देखिए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है और यहाँ पे जो है हम मुसलमानों के ये हर चीज़ मस्जिदें देते हैं ये वो। वहाँ पे एक ऐसा भी हुआ था कि एक वाक़या हुआ था कि
जो मिनिस्टर हैं वहाँ पे, मेयर हैं, वो आए थे कब्र कोई किसी की वफ़ात हो गई थी, तो वो कब्रिस्तान हम दिया हुआ है मुसलमानों को, उनको वहाँ पे वो लहद में उतारने जैसे। वो मिनिस्टर खुद आके जो है ना, वो नीचे कब्र खुदाने में खुद जो है वो नीचे उतर के कर रहा है। खुदवा रहा है, मतलब उसमें मदद कर रहा है, और उसकी कोई सिक्योरिटी कोई नहीं थी। तो उस वक़्त मैं ये भी हैरान होता था कि हमारे मिनिस्टर कितने गाड़ियाँ पीछे, कितने सिक्योरिटी गार्ड, और यहाँ पे देखो। और मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि हमारा पर्सनल जो है एक कैमरा है, तो मैं आपको वो तस्वीर खींच के आपको सेंड करूँगा। फिर उसने मुझे ईमेल किया वो। तो ये हमारे और उधर जो है ये जो फ़र्क है, इस तरह का कोई तजुर्बा आपको हो? ज़ाहिर सी बात है, यानी पाकिस्तान में जो सरकारी महकमों में काम होते हैं उनमें टाइम भी लगता है और बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी हर्डल्स भी आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है यूरोप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह लें स्मूथ हैं। जैसे यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ईमेल करें, यूनिवर्सिटी आपको बाय ईमेल सेंड कर देती है। या एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक दफ़्तर में मुझे काम था, मैं मेरा वहाँ पे जो एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस थी उनके दफ़्तर में मुझे कुछ काम था। तो मैं दफ़्तर बंद होने से 1 मिनट पहले दफ़्तर में पहुँचा और मेरे पहुँचने के बाद दफ़्तर बंद हो गया, लेकिन उन्होंने मेरा काम किया, मुझे एंटरटेन किया और फिर एक दूसरे एग्ज़िट से मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। पर ज़ाहिर है, पाकिस्तान में इस तरह की अभी आप कह लें वर्क एथिक्स इस तरह से डेवलप नहीं है। हैं भी तो कुछ चंद मल्टीनेशनल कंपनीज़ होंगी जिनके यहाँ ये है, लेकिन सरकारी इदारों में बहरहाल ये चीज़ें कम हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात की तबलीगी जमात और इन मामलात की, ज़ाहिर है इन इंसान की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ना। अब आप देखें कि अपने चैनल पे मैंने मतलब रिचर्ड डॉकिंस की किताब अपलोड की, गॉड्स डिलूजन, तो नीचे सारे मजहबी हजरात जो है जो जज्बाती आदमी है उन्होंने आके नीचे गालम गलोच की। लेकिन जब मैंने यानी आप कह लें कि इमाम गजाली की किताब अपलोड की, तो नीचे जो है वो बहुत सारे लिबरल लोग भी वहाँ पे आके मुझे गालम गलोच करने लग गए। बिल्कुल। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि यानी असल बात ये है कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ भी है, तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट उसे सुनना चाहिए तामुल के साथ, सब्र के साथ। मतलब अगर आप रिचर्ड डॉकिंस से भी इख्तलाफ कर रहे हैं तो पहले सुन लें कि उसकी लॉजिक क्या है, या अगर आप इमाम गजाली से मुत्तफिक नहीं है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि उन्होंने कहा क्या है। महज यानी सिर्फ एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से होना जो है वो इख्तलाफ का यानी वो कोई सबूत नहीं है। मतलब मैंने 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 बहुत सी तबलीगी जमातों के साथ आप एक दफ़ा इज्तिमा के साथ गए, मैं तो बचपन में कई दफ़ा गया, मैंने तकरीरें की, मैं हिफ्ज़ करता रहा। तो यानी एक मेरे पर्सनल बैकग्राउंड में ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह आप चीज़ों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। अगर आपको आपकी अपनी जो एक डेवलपमेंट होती है उसकी एक लॉजिकल बेस होती है, नॉलेज के ऊपर वो होता है। वो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे या जो बातें हमें निसाब में पढ़ाई जाती हैं या बड़ों से हमने सुनी होती हैं, वो सिर्फ़ उस पे कायम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि जब मैं हंगरी में था, तो मतलब जैसे इवेंट्स आते थे, जैसे हमने माह रमज़ान में रोज़े रखे, अफ्तारी के लिए एक दफ़ा हमें जो है वो मेरी एक यहूदी दोस्त ने होस्ट किया, ठीक है। कि इसी तरह उनका एक इवेंट था तो हमने उन्हें होस्ट किया। तो ये जब हम मिल बैठ के देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि एज़ अ ह्यूमन हम ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। इसके अलावा आपने एक और बात पहले की किताबों के हवाले से कि जब आप फ्रांस गए, आपने कहा कि आप लोगों से बात करेंगे रूसो के बारे में, वोल्टेयर के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, तो आपको लगा कि लोग खुश होंगे, लोग एक्साइटेड होंगे, जवाब देंगे। ये ऐसा नहीं होता। कॉमन मैन जो है ना वो पूरी दुनिया में मुझे एहसास हुआ कि उसकी हालत एक जैसी है। यानी इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, लोगों का ये मसला ही नहीं है। हमेशा एक ख़ास क्लास होती है जो किताबों से जुड़ी हुई होती है, और फिर उनके अंदर भी जो किताबों से जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर भी मज़ीद क्लासेस डेवलप हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे पॉपुलर फ़िक्शन या वो किताबें जो सस्ती छप रही होती हैं, लोकली छप रही होती हैं, उनका जो है वो दायरा कार ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो मतलब जदीद रिसर्च की किताबें होती हैं वो बहुत महँगी होती हैं। पाकिस्तान में पॉपुलर नॉन फ़िक्शन फिर भी मिल जाता है, मतलब आपको हरारी की किताब पायरेटेड ₹500 की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फ़ोको की किताब लेना चाहेंगे तो वो ₹10,000 की आपको ओरिजिनल ही लेनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है अब मुआशी भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इसी तरह यानी एक किताबें पढ़ने वालों में भी फिर मज़ीद तक़सीम हो जाती है, और आपके नज़दीक किसी का मयारी पढ़ना क्या है या क्या नहीं है, इसमें भी फिर मज़ीद आपके पास लोग बहुत कम रह जाते हैं। फिर ये हर जगह यूनिवर्सल है। हंगरी में भी हाँ। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। इसका मैं तजुर्बा आपको थोड़ा-सा ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे क्योंकि मैं पाकिस्तान स्वीडन वहाँ पे आयरलैंड में मैं ज़्यादातर पाकिस्तानियों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था। तो मैंने देखा कि यार मैं जी, तो यूरोप आया ही नहीं हूँ ना। जब स्वीडन आया तो फिर जी, मैंने तकरीबन सारे 2 अंग्रेज़, स्वीडिश, ये वो फ्रेंच ये दोस्त सारे वही बनाए।
फिर मैं जब उनकी जी। पार्टीज़ वगैरह में जाता था, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा फ़लसफ़ा करने की कोशिश करता था, बोलने की या कुछ, तो वो कहते, "भाई क्या बात है लेके बैठ के वहाँ।" तो यह बात सही है। अच्छा, पोलराइज़ेशन पाकिस्तान में जो है जी। या तो बिल्कुल ही वो आपने जिस तरह का ये गॉड डेल्यूजन आपने की, फिर गज़ाली की दोनों बिल्कुल अपोज़िट जो हैं वो। तो या तो एक एक एक्सट्रीम पे चले जाएँगे या दूसरे पे चले जाएँगे। मेरा खुद इसका जी। तजुर्बा रहा है, मैं खुद ऐसा रहा हूँ कि पहले बिल्कुल ही एक साइड पे था, फिर दूसरी साइड पे, लेकिन फिर मैं अभी बीच में। तो ये अभी रुझानात क्योंकि ग्रुप्स भी बन गए, लोग बातें करते हैं, हर किस्म की बातें करते हैं ग्रुप्स में और आहिस्ता-आहिस्ता उनको हिम्मत मिल रही है। रुझानात भी बढ़ रहा है, जिस तरह ये किताबों के चैनल्स आ रहे हैं, आपकी है जिस तरह आपने कहा कि उसके जो है बढ़ते भी जा रहे हैं, माशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि और ज़्यादा हों। और हाँ। तो ये रुझानात आप देख रहे हैं नौजवानों में, ये एक अच्छी बात हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल ज़ाहिर है मतलब यंग जनरेशन जो है ना, हमेशा पहले वालों से बेहतर सोचती है। ये अलग बात है कि मतलब उन्हें दबा दिया जाए या मौका ना दिया जाए या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ, लेकिन बहरहाल हर आने वाली नस्ल पहले वाली नस्ल से ज़्यादा ज़हीन होती है। ये मेरा अपना तजुर्बा भी है और ये एक यानी साइंसी तौर पे भी इस पे रिसर्च की जा चुकी है। तो ज़ाहिर है यानी नौजवान जब देखता है कि जो वो पढ़ रहा है और जो सोसाइटी में हो रहा है उसमें एक कंट्राडिक्शन है ना। यानी हमें बताया जाता है कि आप पढ़ेंगे तो आप कामयाब इंसान होंगे, आपकी जॉब लगेगी, ठीक है? सच बोलें, किताबों की जो बातें हैं वो सोसाइटी में उस तरह एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होती हैं, तो कंट्राडिक्शन नज़र आती है, सवाल पैदा होते हैं, आदमी किताबों की तरफ आता है। तो पढ़ने-लिखने का रुझान बढ़ा तो है, लेकिन अगेन मतलब यही कहूँगा कि फिर उसमें भी उसी तरह लोग डिवाइड हो जाते हैं थोड़ा-सा आगे आने के बाद। यानी एक सीएसएस पास करने वाले लोग हैं जो चीज़ें उस हिसाब से पढ़ रहे होते हैं। मतलब आप पढ़ क्यों रहे हैं ना, ये भी एक एक सवाल है ना, क्योंकि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बुक पढ़ते हैं, तो आप पे उसका इम्पैक्ट भी उसी तरह से होता है ना। यानी एक होता है आप शौक से पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना पसंद है या आपकी फ़ील्ड है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, उस उससे उसके बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी ख़ास टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आपका सवाल ये है कि बुक्स से ताल्लुक फॉर चेंज, फॉर रेवोल्यूशन है, तो वो स्टिल बहुत कम है। लोगों के अपने मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं डिफरेंट। रीडिंग भी मतलब इतना इस तरह न्यूट्रल नहीं होता कि यानी जो ऑथर ने कहा है, रीडर भी उसे उस कॉन्टेक्स्ट के लिए या उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हो। रीडर्स की अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी नीड्स होती हैं, तो उनको देखना पड़ता है। उस हिसाब से जो किताब है, वो रीडर पे इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, आप यहाँ पे अभी थोड़ी-सी वो सूरज भी गुरूब हो रहा है और अभी मैं 2-3 इकट्ठे सवाल करूँगा। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है जी। और मैं कोई 1999 में 2000 में मैं मेहरान यूनिवर्सिटी में, लेकिन दिल मेरा सिंध यूनिवर्सिटी में था क्योंकि वो आर्ट्स यूनिवर्सिटी थी। लाइब्रेरी वहाँ पे थी तो मैं सारा दिन जाके लाइब्रेरी में पढ़ता था किताबें। तो वहाँ पे एक साइकोलॉजी में मेरा एक दोस्त था और उस वक़्त मेरा एक ट्रॉमा था एक कि मैं हॉरर फ़िल्में ज़्यादा नहीं देख सकता था। तो मैं जी। उससे पूछता था कि यार ये बताओ, आप साइकोलॉजिस्ट पढ़े हुए हो, आप ज़हन जानते हो कि भाई मैं अगर हॉरर फ़िल्में देखूँ तो क्या ये मेरा डर ख़त्म हो जाएगा या फिर और बढ़ जाएगा? तो वो जी। जवाब नहीं दे सका था। ये है एक और सेल्फ हेल्प की बात है। मैं यहाँ पे जब आया यूरोप में 3-4 साल मैंने सेल्फ हेल्प में मतलब उनकी बहुत सारे विषय लाखियानी होंगे, आपने सुना होगा, माइंड वैली उनका मैंने जॉइन किया। वेन डायर की किताबें, एखार्ट टोले की किताबें, उनके प्रोग्राम, ये जे शेट्टी है, इम्पैक्ट थ्योरी है, मतलब 3-4 साल मैंने इस तरह इसमें सेल्फ हेल्प में गुज़ारे, लेकिन बाद में मुझे इसकी टॉक्सिसिटी का जो है पता चला कि कोई रियलिटी नहीं है, आप जो है उसमें रहते हो एक ख्वाबों की दुनिया में। अच्छा, मैं रोज़ाना महीनों तक जो है ना सुबह उठ के और ये मुझे सिखाया गया था कि भाई आप जब निकले बाहर तो ये कहें कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी वाइफ़ की जो है ये जॉब है, मैंने दुनिया घूम ली है, मेरी ये गाड़ी है, अभी ये जो मतलब हो चुका है, इस तरह की कोई। तो ये साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प की, और उसके बाद मुझे पता चला जब 2-3 साल मैंने ज़ाया कर दिए कि भाई इससे अच्छा अगर मैं हिस्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन किताबें पढ़ता ना तो वो ख़त्म कर चुका होता, या हिस्ट्री की किताबें ख़त्म कर चुका होता और अपनी किताब लिख चुका होता, अगर इतना वक्त मैंने
इसको दिया होता। तो ये जो नौजवानों के ज़हन में सेल्फ हेल्प की भी बातें हैं और ये साइकोलॉजी की भी बात है, तो आपने पढ़ी भी है और लोग शोहरत की तरफ भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा खुद उसका वो रहा, मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत सुनता था। लेकिन फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि भई लोगों के अपने-अपने हालात होते हैं, अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी शख्सियत नेचुरल होती है। आप किसी अपनी जिबलत, अपनी फ़ितरत से भाग भी नहीं सकते, कुछ अलग यूटोपिया बना भी नहीं सकते, ये निकलना चाहिए। तो इस हवाले से आप नौजवानों की, क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, क्या रहनुमाई करेंगे? जी, तो पहला सवाल था आपका हॉरर मूवीज़ के बारे में। देखिए, डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। ये साइकोलॉजी में एक थेरेपी है, उसे कहते हैं एक्सपोज़र थेरेपी। उसमें ये होता है कि आपको जिस चीज़ से डर लगता है ना, उससे एक्सपोज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपका एनालिसिस किया जाता है। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन बिठा के कोई डरावनी फ़िल्म दिखा दी जा सकती है। हो सकता है किसी दिन सिर्फ़ आपसे इन मूवीज़ के बारे में डिस्कशन की जाए। देखा जाए कि आप पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आपकी इतनी टॉलरेंस है कि आप इनके बारे में बात कर सकते हैं या नहीं। अगर आप बात करने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर अगली स्टेज ये होती है कि आपसे कहा जाए चलें आप आँखें बंद करके इमेजिन करके देखें इस मंज़र को। फिर हो सकता है कोई बिल्कुल लाइट हॉरर किस्म की मूवी दिखाई जाए, तो इसकी स्टेजेज़ होती हैं। आम तौर पे ये बाज़ लोगों के लिए जो है वो एकदम से एक्सेसिव केस होता है कि उनको यानी एकदम से वो एक बिल्कुल ही डरावनी मूवी दिखाई जाए और उनके लिए वो फ़िज़िबल हो। लेकिन आम तौर पे ये अप्रोच यही होती है कि आहिस्ता-आहिस्ता स्टेजेज़ होती हैं एक्सपोज़र की। तो डिफरेंट जो है वो स्टेजेज़ के बाद आदमी जो है वो उसका खौफ निकल जाता है क्योंकि बुनियादी तौर पे एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है, माइंड जो है वो उसको प्रोसेस कर सकता है उसके बाद स्लोली तो वो डर जो है वो इस तरह से निकल सकता है, ये एक टेक्नीक है। इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स और भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका सवाल ये था कि क्या मूवी देखने से मतलब है कि डर निकल सकता है या नहीं निकल सकता, तो एक्सपोज़र थेरेपी के अकॉर्डिंग ये निकल सकता है, लेकिन स्टेज वाइज़ आपको इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की सेल्फ हेल्प बुक्स के हवाले से। असल में ना मैं एक बात जो यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी रिसर्च जब की जाती है ना, उसकी हमेशा लिमिटेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर जैसे आपने बात की कि किसी ने अपनी मोटिवेशनल स्पीच में कहा या लेक्चर में कहा या किसी ने अपनी सेल्फ हेल्प बुक में कहा कि आप जो है वो आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं। तो इसलिए आप हुँ, सोचेंगे मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, तो आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। हो सकता है कि ये बात किसी रिसर्च में किसी एक स्मॉल सैंपल ऑफ पीपल के लिए ये बात दुरुस्त भी साबित हुई हो। लेकिन जो सेल्फ हेल्प बुक्स का अलमिया होता है वो ये होता है कि वो रिसर्च यानी वो रिसर्च की लिमिटेशंस को इग्नोर करके उनके रिजल्ट को ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझें कि अगर 20-25 लोग हैं या चले 100-200 लोगों पे उन्होंने तजर्बा किया और उन्हें कहा कि आपने इस तरह से सोचना है और फिर उन 100-200 लोगों ने इस तरह से सोचा तो उनकी ज़िंदगी जो है वो उन्हें बेहतर महसूस हुई। लेकिन अब इस सारे अमल में हर फैक्टर भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता कि उन लोगों की ज़िंदगी में और क्या चल रहा था इसे सोचने के अलावा वो प्रैक्टिकली क्या कर रहे थे। रिसर्च की लिमिटेशंस होती है, आपको देखना पड़ता है कि आप कितने फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स आपकी रिसर्च में नहीं आ रहे। फिर जिन लोगों पे आपने रिसर्च जी। की, वो पढ़े-लिखे थे, उनकी एथनिसिटी क्या थी, उनकी एजुकेशन का लेवल क्या था, ठीक है? उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के आप फिर रिसर्च का नतीजा निकाला जाता है और कहा जाता है कि हमारी रिसर्च का ये नतीजा आया लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है। ये ग्रुप था, इतने लोग थे और फलाँ एरिया के थे, फलाँ यूनिवर्सिटी के थे। तो रिसर्च हमेशा मतलब एक लिमिटेड एरिया पे की जा रही होती है। बहुत कम रिसर्च के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़ी पॉपुलेशन पे हो रहे होते हैं। उनको चलें किसी हद तक जनरलाइज़ किया जा सकता है। जैसे स्वीडन में एक रिसर्च उन्होंने की जो 40 साल तक चलती रही, स्कूल के बच्चों पे हर साल वो कंडक्ट कराते थे, मतलब पॉपुलेशन वाइज़। तो वो भी अगर उसे स्वीडन की हद तक उसे जनरलाइज़ किया जा सकता है, लेकिन अगेन उनकी रिसर्च को बेस बना के वर्ल्ड वाइड नहीं किया जा सकता। कल्चरल डिफरेंस आते हैं, जियोग्राफिकल डिफरेंस आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का डिफरेंस आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स या जो मोटिवेशनल लेक्चरर होते हैं, इनका अलमिया ये होता है कि ये चीज़ों को बहुत ओवर जनरलाइज़ कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ, ये नहीं समझते कि जो ह्यूमन साइकी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक बात जो मेरे लिए वैलिड हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए वैलिड हो। हुँ, साइकोलॉजी हमेशा पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कहते हैं इसे, जिसमें हम हुँ, हुँ, क्लाइंट को सेंटर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यानी साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ़ गाइड करना होता है। उस हुँ। क्लाइंट के अच्छा, लिए क्या इसमें ठीक है, सॉरी मैं डिस्कवर आपको कर इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें एक जी। ऐड कर लूँ, ये जो सीरीज़ बहुत मशहूर हुई थी सीक्रेट किताब थी, क्या आप
जैसा करेंगे, इमेजिन करेंगे फ्यूचर, तो आपका बिल्कुल वैसा ही आप सोचेंगे। सीक्रेट नाम की किताब भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, फ़िल्म भी है, वेन डायर की इतनी सारी किताबें भी उस पे हैं, वो ओपरा भी बोलती रहती हैं उस पे। ये इसके बारे में क्या रियल हो जाता है वो, या फिर इसका भी इसके साथ ही वाज़े की देखिए, गई? अपने बारे में अच्छा इमेजिनेशन एक ख़ास हद तक हेल्पफुल हो भी सकती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते वो चीज़ें हवा में ही रहती हैं, आप अपना एक बबल बना रहे होते हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन और एक एस्केप रूट बन जाता है। अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए लेकिन खुद को मतलब आप यूँ समझें कि खुद को एप्रिशिएट करें अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई तब्दीली आई है, कोई एफ़र्ट की है, लेकिन सिर्फ़ सोचने से तो चीज़ें नहीं तब्दील हो सकती। जब तक आपके पास उनकी कोई ग्राउंड बेसिस ना हो। हमारा जो माइंड है, ठीक है, बहुत से मामलात में यानी आप कह लें कि उसे सेल्फ हेल्प की बुक्स की अगर टर्म यूज़ की जाए कि हम उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं या हम उसे हुँ, हुँ। ये यकीन दिला सकते हैं जो रियलिटी में अगर कुछ नहीं भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें उस ग्राउंड ही होती हैं, यानी उनकी एक हुँ, सॉलिड हुँ। बेस आपको बनानी पड़ती है अपनी साइकी में। ठीक, आप ठीक। ज़्यादा अरसे के लिए अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में रह भी नहीं सकते, रियलिटी आपको किसी भी लम्हे आके चेक दे देती है कि आप यानी आप अपनी दुनिया से बाहर निकल आए। सिर्फ़ हुँ, हुँ। सोचने से कुछ भी नहीं होता, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी गेन करनी होती है। हुँ, हुँ। और फिर दूसरी बिल्कुल। बात ये है कि देखें, यानी साइकोलॉजिकल हेल्प हर बंदे को चाहिए होती है, मसाइल किसकी ज़िंदगी में नहीं है ना? तो जब आदमी मसले में या किसी तकलीफ़ में होता है ना, तो उसे आप बताएँ कि फलाँ बंदा तुम्हारी मदद कर सकता है, तो वो भागा-भागा जाएगा। मतलब आप देखें कि चाहे मैं यानी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में कि आदमी जितना रैशनलिस्ट हो जाए, लेकिन अगर वो किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार है कि उसका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, उसकी मुसीबत हल नहीं हो रही, तो मैंने उन लोगों को मतलब है पीरों के पास, हकीमों के पास भी जाते हुए हुँ, देखा हुँ। है। एक शेर है, मुझे याद आ रहा है, हमारे दोस्त हैं अदनान बशीर, उनका शेर है कि मैं जिस मुश्किल में था, उसमें खुदा याद आ ही जाता है, बड़े शहरों के मुल्हिद गाँव की मस्जिद में रोते हैं। तो वाह, वाह! ज़ाहिर है ये यानी ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आदमी जो है वो मुसीबत में गिरफ़्तार है, परेशान है और ज़ाहिर है मतलब जो आबादी का एक बड़ा मतलब आप कह लें बड़ी प्रोपोर्शन जो है वो गुर्बत और उससे जुड़े हुँ, मसाइल से डील कर रही होती है, तो ये उसको कैश करते हैं, व्यूज़ की शक्ल में, पैसों की शक्ल में और अपनी हुँ, फ़ेम हुँ। की शक्ल में फ़ायदा उठाते हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आपने सही। कहा कि इनकी टॉक्सिसिटी बाद में आपके सामने आई, हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर है किसी न किसी अरसे पे जाके आदमी को एहसास हो जाता है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था। जैसे आपने कहा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती, अब ज़ाहिर है यानी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होती तो डेफ़िनेट सी बात है, यानी अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने साइकोलॉजी समझनी हो लिटरेचर से समझे, जैसे दोस्तोयेव्स्की हुँ, है, ठीक है? आप उसके नॉवल पढ़ें, आपको एहसास होगा कि साइकी कितनी कितनी डिफरेंट है। हुँ, मतलब कारामाज़ोव ब्रादरन उसका नॉवल पढ़ने पढ़ने वाला है और उसके बारे में फ्राइड ने कहा कि यानी ये वाहिद साइकोलॉजिस्ट है जिससे मैं कुछ सीखता हुँ, हूँ। अब दोस्तोयेव्स्की के पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके नॉवलों में जिस तरह उसने ह्यूमन साइकी को पोर्ट्रे हुँ, किया हुँ। और जिस तरह उसकी डीप लेयर्स को एक्सप्लोर किया, तो फ्राइड जैसे बंदे ने भी उसे सराहा। तो अच्छा, यानी जी, करना चाहिए। हम जी, जी। आइंदा प्रोग्रामों में इन्हीं हवालों से ज़्यादा डीप में जाके जो है प्रोग्राम स्पेस फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, तो आगे जाके बात करेंगे। आज का एक जनरल जो है किस्म का प्रोग्राम है। तो आपकी जो चैनल है, उसपे डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पे आप करते रहते हैं, किताबें अपलोड, फ़िलॉसफ़ी पे करते हैं, साइकोलॉजी हो गई, नफ्सियात हो गई। हमारे यहाँ एक बिहेवियर है नौजवानों में, कि थोड़ा-सा कोई ऐसा महसूस करे नफ्सियाती किस्म का या ऐसी किस्म की बातें, तो वो उसको पागल समझते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट या थेरेपी या इसकी तरफ वो नहीं जाना चाह रहे, या फिर तो इसमें आपके चैनल बहुत हेल्प करता है। जैसे ये रेड बुक थी जी, अम, योंग की। जो जी हाँ, इनकी। तो इस तरह की किताबें हैं, नफ्सियात हैं, जो अवेयरनेस फैलाती हैं। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं इस तरह की? और फिर पाकिस्तान की तारीख़ जो है, आपने के अज़ीज़ की भी किताब पढ़ी होगी। इन दोनों जी, जी, हवाले से मरहबा थोड़ा-सा बिस्मिल्लाह। बताएँ कि हमारे यहाँ नौजवानों में ये जो रुझान है, एक तो तारीख़ को दुरुस्त करने का, दूसरा कि भई कुछ भी मर्द है, कोई भी है, वो महसूस कर सकता है कि उसको नफ्सियाती किस्म की कोई अगर बात है, तो वो बताए। मुझे खुद याद है, मैं
मेरे में बहुत ही इस तरह का मुझे एक गुज़रा है समझे डिप्रेशन या तो मैं खुद ही कहता था कि मैं मेरी किताबें पढ़ी हुई थी, मैं खुद ही कहता था अपने रिश्तेदार को यार मुझे किसी नफ्सियात दान के पास ले जाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। तो ये नौजवानों के लिए आप कोई रहनुमाई करें इस सिलसिले में? देखिए, ज़ाहिर है यानी ट्रॉमा या डिप्रेशन या मसाइल ये यानी आप ना इन्हें आपके सोशल स्टेटस से गर्ज़ होता है, ना इन्हें गर्ज़ होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने ज़हीन हैं, कितने यानी आप कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं हंगरी आया तो यूनिवर्सिटी ने पहले दिन हमें मेल की थी कि अगर आप ज़हनी किसी उलझन का शिकार हो तो ये एक साइकोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी के, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं थेरेपी के लिए। तो मैं हँसने लग गया, मैंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है, मतलब ये तो एक इंतहाई अहमकाना बात होगी कि मैं अब थेरेपी के लिए जाऊँ। तो 2-3 माह के बाद मैं खुद उस साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन लेने गया हुआ था और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाँ, लोगों ने इसे टैबू बनाया हुआ है, मुझसे बहुत से लोग रब्ता करते हैं और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन सेशंस को प्रेफ़रेंस देते हैं। इसी वजह से कि घर वालों को कैसे बता के आएँ और जो भी सुनेगा वो एक लेबल लगा देगा। हालाँकि यानी काउंसलिंग की हेल्प जो है वो किसी किसी भी आदमी को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपने हिस्ट्री की बात की कि असल में ना ये भी यानी एक ख़ास सतह पे आने के बाद आदमी को एहसास होता है कि हिस्ट्री में भी फ्लॉज़ हैं। मतलब आप देखें कि हमारा जो निसाब है, अब जैसे मर्डर ऑफ़ हिस्ट्री की हम बात करें, तो वो किताब मतलब मैंने कहीं आके अपने अम्मे के दिनों में पढ़ी थी। उससे पहले ज़ाहिर है मेरे नज़रियात और तरह से थे और ज़ाहिर है जो पॉपुलर लिटरेचर हमारे घरों में आता है, बच्चों का इस्लाम और नौनिहाल, अदब-ए-अतफ़ाल इस तरह के रिसाले या फिर मतलब हिकायत, सरगुज़श्त इस तरह के डाइजेस्ट तो या तारीख़ भी अगर हमारे यहाँ नावलों की शक्ल में बताई जाती है तो नसीम हिजाज़ी और इस किस्म के राइटर्स को हमने पढ़ा। तो ज़ाहिर है मतलब चीज़ें हमें उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन ज़ाहिर है जो सोचने वाला ज़हन होता है वो किसी न किसी सतह पे फिर उसे समझ आ जाती है चीज़ों की और वो असल अच्छी किताबों तक पहुँच ही जाता है, कारी ढूँढ लेता है किताब को। तो बहरहाल यानी बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन मादूद चंद लोग हमेशा बहरहाल मौजूद हुँ, होते हैं जो सही। तलाश करते हैं फैक्ट्स को और पहुँचाते हैं उन किताबों तक। अच्छा हमारे यहाँ आर्ट्स को बहुत ही कम जिस तरह सेग्रीगेशन भी हमारे यहाँ अभी बढ़ रही है और थोड़ी मज़हबी इंतहापसंदी भी बढ़ रही है। लाइब्रेरीज़ खुद मेरी कराची में अभी यहाँ पे एक-एक मोहल्ले में कहीं कहीं पे 5,000 लोग रहेंगे होंगे ना, एक लाइब्रेरी लाज़मी होगी यहाँ, यूरोप में पूरे में। हमारे यहाँ लाइब्रेरी पूरे कराची में मैंने कोई 2-3 इस तरह देखी होंगी, कोई बड़ी-बड़ी जो है। और फिर आर्ट्स है, उसकी तरफ और रुझान लोगों का फिर सेग्रीगेशन ये बढ़ रहा है। तो इस पे क्या आप अपने कोई ख़यालात का इज़हार करेंगे? कैसा अ, माहौल बन रहा है? पहली पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लाइब्रेरीज़ हैं, अभी भी हैं बहुत, कराची में तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अपनी रिसर्च के हुँ। लिए मुझे कुछ किताबें चाहिए थी, तो कराची की कोई 8-10 अभी बन लाइब्रेरियों गई हैं, को हाँ, मैंने मैं भी अपनी अप्रोच टाइम किया। की बात कर रहा था। हुँ। तो इसी तरह मतलब मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ साउथ पंजाब के, तो यहाँ पे भी एक आध छोटी-मोटी लाइब्रेरी हर जगह पे कहीं न कहीं मिल जाती है। लेकिन असल बात ये है कि वहाँ पे लोग आते हैं या नहीं आते, ये एक प्रॉब्लम है। ये हमारे यहाँ रुझान नहीं है। मतलब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मैंने किताबें निकलवाई जो शायद मुझसे पहले 30 साल पहले किसी ने पढ़ी थी, 40 साल पहले किसी ने निकलवाई थी और वो किताब फिर मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करवाई। तो पढ़ने का रुझान कम हुआ है, सेग्रीगेशन बिल्कुल बढ़ी है। असल में उसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है। एल्गोरिथम जो है ना उसका काम ये नहीं होता कि वो आपको न्यूट्रल कंटेंट दिखाए, उसका काम होता है हुँ, आपको एंगेज रखे। तो ज़ाहिर-सी बात है जो यानी मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी जो है वो एक मज़हबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो वो ज़ाहिर है 2-4 वीडियोज़ के बाद एल्गोरिथम को अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस वीडियो पे क्लिक करता है, इसे क्या दिखाना है। तो उसे दूसरे तबके की कोई वीडियो नज़र नहीं आएगी, दूसरा मौक़िफ़ नज़र ही नहीं आएगा। तो ये जो पोलराइज़ेशन बढ़ी है इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और इसीलिए इंतहा-पसंदी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। और पढ़ने पढ़ने के हवाले से भी इसी तरह होता है कि ज़ाहिर है यानी जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये यानी राइटर ने क्या लिखा है ये एक बात है, लेकिन पढ़ने वाला उसे किस लिए पढ़ रहा है ये एक दूसरी बात है। तो बहुत से लोग किताब इसलिए नहीं पढ़ते कि हम उससे कुछ सीखेंगे, वो हमारे पुराने नज़रियात को तोड़ेगी, बल्कि वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे पहले से मौजूद नज़रियात हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हमें किताबें क्या दे सकती हैं, ताकि हम बताएँ कि जी फलाँ किताब में भी यही बात लिखी गई है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये इस मामले में मेरी ये राय हाँ, है। हाँ। अच्छा मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन सर्दी भी बढ़ रही है और हम एंडिंग की तरफ भी जा जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके चैनल के सब्सक्राइबर के व्यूअर्स के लिए आप जो किताबें भी अपलोड करते जा रहे हैं, तो आगे आपके क्या इरादे हैं इसमें करने के और क्या किताबें मज़ीद अपलोड करने के
जो है किस तर्ज की होंगी, इसका आप क्या क्राइटेरिया होगा, इस पे बारे में बता दें थोड़े से। और लास्ट में आप क्योंकि शायर हैं, तो कोई अपने पसंदीदा शायर भी ज़रूर। जी, क्राइटेरिया बस यही होता है, जो किताब मुझे पसंद आती है, मुझे लगता है कि इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। इन दिनों मैं न्यूरो साइंसेस पे काम कर रहा हूँ। मैंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन किया है न्यूरो साइंस एंड न्यूरो इमेजिंग में। तो इन दिनों न्यूरो साइंस से रिलेटेड मैंने कुछ किताबें अपलोड करना शुरू की हैं। डेविड ईगलमैन की 2 किताबें रिसेंटली अपलोड की हैं। तो हो सकता है न्यूरो साइंस, न्यूरो साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ किताबें अपलोड की जाएँ। बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, तो वो भी साथ-साथ चलेंगे। बाकी शायरी के हवाले से आपने कहा, मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ बस। ज़ुबान खींच ली जाए कि सर कलम किया जाए, ज़ुबान खींच ली जाए कि सर कलम किया जाए, हमारा बोझ किसी तरह कम किया जाए, दिमाग उठा नहीं पाएगा इसका बोझ कभी, दिमाग उठा नहीं पाएगा इसका बोझ कभी, ये वाक़या मेरे दिल पर रकम किया जाए। मैं मुस्कुराते हुए उसको याद करता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए उसको याद करता हूँ, ज़रूरी तो नहीं आँखों को नम किया जाए, जो काम हो नहीं पाया हज़ार किस्तों में, जो काम हो नहीं पाया हज़ार किस्तों में, कोई बईद नहीं एकदम किया जाए, कोई उम्मीद ना हो उसके लौट आने की, और इंतज़ार भी उसका कदम-कदम किया जाए। चले तो जाना है वैसे भी एक दिन हमज़ा, हमारे होते हुए भी हमारा गम किया जाए। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, वाह! बहुत ज़बरदस्त। तो आपकी शायरी का जो पहले मेरा भी थोड़ा-सा ऐसा था कि पहले इश्किया शायरी थोड़ी-सी, फिर सूफ़ीज़्म की तरफ, और फिर जो है मेरा थोड़ा-सा बाग़ियाना किस्म की शायरी है। तो आपकी शायरी का क्या तर्ज़ है? इश्किया कहेंगे या ज़्यादा किस तरफ है उसका? नहीं, असल में मुझे लगता है कि जो एक नज़रियाती किस्म की शायरी होती है, चाहे वो रोमानवी हो या वो मतलब बगावत वाली हो या जो भी आप उसे नाम दें, मैं उससे मतलब मैं समझता हूँ मैं उससे बाहर निकल आया हूँ। मैं 2015 से मुशायरों में शिरकत कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी किताब आई है उसमें सारी शायरी 2021 के बाद की है। और मैं ये समझता हूँ कि अच्छी शायरी के लिए उसमें शेर में एक पोएटिक लॉजिक होनी चाहिए। ये शायर जो है ना, वो उसने कोई नज़रिया पेश नहीं करना होता। शायर शायर होता है और ग़ज़ल का हर शेर अलग होता है। जो मौज़ूआती शायरी करते हैं, मैं मतलब आप कह रहे हैं मुझे मौज़ूआती शायरी नहीं पसंद, ना मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं इसको एक कॉग्निटिव प्रोसेस समझता हूँ, और ये एक शायर को जो है वो किसी चीज़ की ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो आम आदमी से मुख्तलिफ हो, यानी आम लॉजिक से मुख्तलिफ हो, एक पोएटिक लॉजिक होनी चाहिए। तो इस पे किसी और सेशन में बात करेंगे कि आम लॉजिक क्या है, पोएटिक लॉजिक क्या है, लेकिन नज़रियाती हवाले से मैं अपनी शायरी को किसी कैटेगरी में कैटेगराइज़ नहीं करता। चलें, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही आपकी, आपसे। आपने अपने वक़्त में से टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आपने अपने सुनने वालों के लिए कोई पैगाम? बस बहुत शुक्रिया, जो दोस्त सुनते हैं, देखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया कोई और आपके मसला बहाने से चंद दोस्तों तक ये कोई गुफ्तगू मसला पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया च सब दोस्तों का। चलें, अगले मिलते प्रोग्रामों में हैं। हम इसी तरह के मज़ीद किताबों पे और फ़लसफ़े पे बात करेंगे। दोस्त लोग जो भी हैं वो नीचे कमेंट्स में अपने सवालात भी लिख सकते हैं, आपके चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया।